नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट्स को सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है। इस वीडियो में हम दो अलग अलग मीडियम जरूर रखेंगे, लेकिन एक मीडियम आपका इस लाइन से नीचे जो है वो कंडक्टर मीडियम है, इस लाइन से ऊपर वाला मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इस ऐसे दो अलग अलग मीडियम्स में हम बाउंड्री कंडीशन निकालना चाहते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो ई फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होती है। तो यानी ये जो लाइन है, इससे नीचे जो मीडियम कंडक्टर है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस लाइन से ऊपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डेफिनेटली आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेट अस से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो ये है। ओके अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो लेट अस से इस डायरेक्शन में है, ई सफिक्स टी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है। सो दिस इज ई सफिक्स एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका पता करना है और आगे चल के इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी पता करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा गॉस लॉ है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की डेरिवेशंस में हमारी हेल्प करता है। तो जो गॉस लॉ है वो ये कहते हैं, हम इस गॉस लॉ को ही यूज करेंगे। दिस इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लेंगे। ऐसा हमने एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसा लिया है कि ये जो हमारा इंटरफेस है इससे नीचे और इससे ऊपर बिल्कुल इक्वल डायमेंशंस होंगे। तो यहाँ पे जो ये जो आपकी लेंथ है, लेट अस से ये हमारा dw है, और ये जो हमारी हाइट है, लेट अस से ये हमारी हाइट है डेल्टा h, और ये हाइट बच्चों इतनी कम है कि नॉर्मली जो डेल्टा h हम एज्यूम करते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है। और इसमें फिर हमें एक डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो जो डायरेक्शन है वो हमें क्लॉकवाइज मान के चलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस में ई डॉट डी एल जो टोटल सम है वो इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये जो है इसकी डायरेक्शन और टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो यानी जो फर्स्ट पाथ है उसको हम लिखेंगे दिस इज ई टी मल्टीप्लाई डेल्टा डब्ल्यू प्लस, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन तक डेल्टा एच बाई टू होगा, और इस लाइन से नीचे तक अगेन डेल्टा एच बाई टू होगा। फर्स्ट डेल्टा एच बाई टू आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, और ये डायरेक्शन और जो नॉर्मल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट को हम माइनस ई एन करेंगे एंड मल्टीप्लाई विद व्हाट, डेल्टा एच अपॉन टू। ठीक है, नीचे का बचा इस लाइन से यहाँ तक हमारा क्या है, कंडक्टर, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो जीरो होंगे, तो इसका मतलब वो हमारा जीरो होगा। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका कंपोनेंट भी जीरो होगा। यहाँ से इस लाइन तक यानी यहाँ से यहाँ तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अगेन उसका कंपोनेंट जीरो होगा। बट ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और इसकी डायरेक्शन और नॉर्मल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, अपवर्ड, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज प्लस ई एन डेल्टा एच अपॉन टू, एंड सबका सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाइड करके मैं लिखूं तो मुझे क्या मिला, दिस इज ई टी डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस ई एन डेल्टा एच बाई टू, यहाँ पे प्लस ई एन डेल्टा एच बाई टू, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो नहीं सकता, तो फाइनली जो आपका
टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंडक्टर मीडियम में आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों जीरो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी दे दिया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी वो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका जीरो होगा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है बाउंड्री कंडीशन का कि जो आपका फर्स्ट मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट है, सेकंड मीडियम में भी वही टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको मिलेगा, राइट। और वो आपका इस पर्टिकुलर केस में जीरो होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का डेरिवेशन हमने सीख लिया है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके बारे में डिस्कस करने। तो जैसा आपको पता है कंडक्टर मीडियम है तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू जरूर होगी। लेट अस से ये डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है लेट अस से वो डी है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरा डी टी होगा, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसके ठीक परपेंडिकुलर अपवर्ड हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा दैट इज डी एन, जिसकी एक्सप्रेशन में डिराइव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे चल के, अब ये जो है देखिए यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करता हूँ। ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये जो हाइट है सिलेंडर की ये देखने में ज़्यादा है लेकिन ये हाइट बहुत कम रखते हैं हम। सिलेंड्रिकल सरफेस है तो ऊपर वाला जो आपका एरिया है लेट अस से डेल्टा एस है, नीचे वाला एरिया भी डेल्टा एस है जहाँ से आपका फ्लक्स बाहर निकलता है। और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका जो हाइट है लेट अस से डेल्टा एच है। और ये जो लाइन है इससे ऊपर डेल्टा एच बाई टू होगा और इसके नीचे भी डेल्टा एच बाई टू होगा। यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट का डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हम जो हमारा ओम्स लॉ है, मैक्सवेल इक्वेशन है, हम उसका यूज़ करते हैं। और वो इक्वेशन क्या है, ये वाली क्या है, उसका मतलब जो हमारा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है डी डॉट डी एस, यानी किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो बाहर निकलता है क्लोज्ड सरफेस से, वो हमेशा नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस के ही बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल दो सरफेस हैं जहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाहर निकलेगा। एक तो यहाँ से आपका बाहर निकलेगा और एक आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होगा नहीं, तो एक ही रास्ता है जहाँ से आपका फ्लक्स बाहर निकलेगा। और इस डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डी एन है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज डी एन, ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट, डेल्टा एस। और इस साइड वैसे ही जीरो है तो सबका अगर हम सम लेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज है, ठीक है। लेकिन इस चार्ज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल ऑफ एस। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो हमारा डी एन है, राइट, वो किसके बराबर हुआ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डी एस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आपको एक चार्ज की यूनिट देगा। तो ये हो जाएगा डी एन इंटू डेल एस एंड दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद डेल एस। यहाँ से बच्चों डेल एस से डेल एस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ से जो डी एन है वो क्या बना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमने निकाल लिया है, ओके। तो नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट हमारा जीरो होगा और टेंजेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा जीरो होती है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू रो एस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। अब इसके साथ ही अगर नॉर्मल
इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? हमें पता है D इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर dn दे रखा है तो यहाँ से हम En भी निकाल सकते हैं। En क्या होगा? D अपॉन एप्सिलॉन, तो वो हो जाएगा हमारा दिस इज dn अपॉन एप्सिलॉन। ओके, और एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये हो जाएगा dn है हमारा रो एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो ये है हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, इसी के साथ मैं थर्ड केस भी इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं ताकि तीन अलग अलग मीडियम्स के बाउंड्री कंडीशंस हमें पता लग जाए। अगर किसी वजह से आपको दे रखा हो कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्रीज, तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, फ्री स्पेस भी आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही होता है, लेकिन फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, राइट, तो फिर वो हमारा कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है उसे मैं 1 रखूंगा, ठीक है। रेस्ट आपका क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरीके से जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। और अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर मीडियम फ्री स्पेस या एयर है तो, ठीक है। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमें पता है क्योंकि वो नॉर्मल होता है, तो ई टी हमेशा 0 होगा अगर आपका कंडक्टर अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई है, ई 0 है तो D अपने आप यहाँ पे 0 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से मैंने बहुत कम टाइम में आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है कि जब कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उनके बीच जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फ्री स्पेस है तो फिर आपकी नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की क्या कंडीशंस होती हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।